नमस्कार, मैं संजीत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे रीजनिंग के प्रश्न में हम कैलेंडर चैप्टर से स्टार्ट किए थे और बताए कि कैलेंडर में क्या क्या अभी भी त्रुटि है और बुक में जितने भी कैलेंडर के प्रश्न सॉल्व किया गया है, जैसे लीप वर्ष का कैलेंडर बुक में सिर्फ बताया गया था कि 28 साल बाद रिपीट होता है, जबकि कैलेंडर में लीप वर्ष का भी कैलेंडर 12 साल बाद और 40 साल और 28 साल बाद रिपीट होता है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं और कैलेंडर के इतिहास के बारे में हम समझ चुके हैं कि कैलेंडर क्या है और यह कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर तैयार किया गया है इसमें क्या अशुद्धि है और इस अशुद्धि में सी क्लैबस का मेथड का प्रयोग हम कैसे किए थे कि सी क्लैबस ने कहाँ हमें कैलेंडर में शुद्ध करने के लिए कुछ मेथड का प्रयोग किया जो शताब्दी वर्ष के रूप में हम समझते हैं। जैसे जूलियन सीजर द्वारा तैयार किया गया कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर में कहीं भी शताब्दी वर्ष का नियम का प्रयोग नहीं है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे 1582 ईस्वी में ग्रेगरी 13वां के द्वारा तैयार किया गया है उसमें शताब्दी वर्ष का नियम दिया गया और यह शताब्दी वर्ष का नियम सी क्लैबस के द्वारा दिया गया और क्यों दिया गया इस पर हम बात कर चुके हैं। आज हम कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम विषम दिन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए विषम दिन कॉन्सेप्ट से हम कैलेंडर के प्रश्न को कैसे सॉल्व करें और इसे हम विस्तार से समझेंगे कि विषम दिन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम सभी कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर क्या है? कैलेंडर दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष के पारस्परिक संबंध को दर्शाने का क्या है, एक साधन है। यानी हमें सभी देश को एक समय तिथि रेखा में बांधने का एक साधन भी है। और इसमें क्या क्या होता है, तो पहले सप्ताह, महीना और वर्ष के पारस्परिक संबंध को दर्शाने का क्या है, एक साधन है। यानी सप्ताह जो है 7 दिवसीय सप्ताह जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, यह बेबीलोनिथाई कैलेंडर से लिया गया है। बेबीलोनिथाई कैलेंडर से 7 दिवसीय सप्ताह लिया गया है। जो बेबीलोनिथाई कैलेंडर इस्तेमाल 499 ईसा पूर्व में पेश किया गया था, उसी से हमें सप्ताह में 7 दिनों का सप्ताह लिया गया है। और इसमें बताया गया कि 7 दिवसीय सप्ताह जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को ही हम बृहस्पतिवार के भी नाम से जानते हैं, या शुक्रवार और शनिवार। यह 7 दिवसीय सप्ताह कौन कौन सा होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, शनिवार। इसमें बात करें कि फर्स्ट दिन हम किसको मान के चलें, कि रविवार को शुरुआती दिन माने या सोमवार को फर्स्ट दिन माने या मंगलवार को फर्स्ट दिन माने या बुधवार को फर्स्ट दिन माने। इस पे हमें कुछ कैलेंडर शास्त्री द्वारा हमें सोमवार को फर्स्ट दिन माना गया है, तो कुछ कैलेंडर शास्त्री द्वारा रविवार को ही फर्स्ट दिन मान के हमें कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व किया गया है। यदि हम बात करें, कुछ देशों में अभी भी शुद्ध रूप से शुक्रवार को प्रसिद्ध दिन माना गया है। यदि हम सोमवार को प्रसिद्ध दिन मान के चलते हैं तो अंतिम दिन रविवार पे जाके खत्म होगा। यदि हम शुक्रवार को फर्स्ट दिन मानते हैं तो अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? गुरुवार का दिन होगा। यदि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन संगठन 8601 जिसे ISO 8601 में सोमवार को फर्स्ट दिन मान के कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व किया गया है। यदि हम बात करें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी सी क्लैबस का मेथड का प्रयोग करेंगे।
सी क्लेबस के नियम का प्रयोग यदि हम कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें फर्स्ट दिन सोमवार को ही मानना होगा। यदि आप जेलर्स के नियम का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ हमें सोमवार का ही दिन जेलर्स का नियम का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ हम यदि हमें 1 प्राप्त हुआ तो वहाँ हम सोमवार का दिन लेंगे, यदि 2 प्राप्त हुआ तो वहाँ मंगलवार का दिन लेंगे। यदि हम सोमवार का दिन सी क्लेबस के मेथड में भी प्रयोग कर सकते हैं तो इसमें क्या करेंगे कि सी क्लेबस के मेथड का प्रयोग जैसे करेंगे तो मंथ के कोड में यदि हम 1 दिन घटा देंगे, यहाँ क्योंकि हम 1 को क्या मान रहे हैं, 0 को 1 मान रहे हैं तो यहाँ 1 दिन की वृद्धि कर रहे हैं। यदि हम यही मेथड यदि रविवार को फर्स्ट दिन मान के चलेंगे तो सी क्लेबस के मेथड में हमें मंथ के कोड में हमें 1 दिन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यदि हम कम कर देंगे तो हम पुनः रविवार को भी फर्स्ट दिन मान के कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि शताब्दी वर्ष में भी ऐसा कर सकते हैं, शताब्दी वर्ष में 1 दिन कम या बेसी करके हम कैलेंडर के प्रश्न को क्या कर सकते हैं, रविवार को फर्स्ट दिन मान के कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जेलर्स के नियम का प्रयोग करेंगे तो उसमें भी हमें फर्स्ट दिन किसको माना गया है, सोमवार को। यदि हम विषम दिन कॉन्सेप्ट, विषम दिन का नियम का प्रयोग करके हम कैलेंडर के प्रश्न को यदि हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी हमें सोमवार को फर्स्ट दिन माना गया है। यदि हम गॉस एल्गोरिथम का नियम का यदि हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ भी हमें फर्स्ट दिन सोमवार को ही मानना होगा। यदि हम सोमवार को फर्स्ट दिन ना माने, यदि हम रविवार को फर्स्ट दिन माने तो हमें गॉस एल्गोरिथम में जो हम कोड निकालेंगे मंथ का, तो कोड में यदि हम माइनस कर देंगे 1 और यहाँ क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो रविवार को भी फर्स्ट दिन मान के कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। यदि हम रविवार को फर्स्ट दिन, इन सभी मेथड में क्या किया है, इस सभी मेथड में फर्स्ट दिन सोमवार को माना गया है, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार जिसे हम बृहस्पतिवार के भी नाम से जानते हैं, पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार और 7वां दिन रविवार। यदि विषम दिन कॉन्सेप्ट से हल कर रहे हैं और हमें 1 प्राप्त हुआ तो वह दिन कौन सा होगा, सोमवार का दिन होगा। यदि 2 प्राप्त हुआ तो वहाँ कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा। यदि 0 या 7 प्राप्त हुआ तो वहाँ हमें शनिवार का दिन, रविवार का दिन प्राप्त होगा। यह क्या है, विषम दिन कॉन्सेप्ट से हल कर रहे हैं तो हमें याद रखना होगा कि कौन सा दिन शुरुआती दिन होगा, तो यह सोमवार का दिन फर्स्ट दिन होगा। और यदि विषम दिन 4 निकल गया तो वहाँ कौन सा दिन होगा, गुरुवार का दिन होगा। यदि 3 निकल गया तो वहाँ हमें बुधवार का ही दिन होगा। यह हमें याद रख सकते हैं कि सोमवार को फर्स्ट दिन मान के विषम दिन कॉन्सेप्ट का प्रश्न में सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि रविवार को फर्स्ट दिन मान के कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो किन किन कैलेंडर शास्त्री द्वारा यह नियम दिया गया है, तो यदि हम रविवार को फर्स्ट दिन माने तो जेलर्स के नियम में भी हम लगा सकते हैं। जेलर के नियम में हम फर्स्ट दिन रविवार को मान के हल कर सकते हैं। या माइकल किथ का नियम, माइकल किथ के नियम से भी हम फर्स्ट दिन रविवार को मान के हल कर सकते हैं। या क्लॉस टंडरिंग का नियम, क्लॉस टंडरिंग का नियम से भी हम फर्स्ट दिन रविवार को मान के हल कर सकते हैं। यानी तो 1 यदि विषम कोड में निकल गया, प्राप्त हुआ 7 से भाग देने पर, तो वह हमें रविवार का दिन होगा। यदि 2 प्राप्त हुआ तो वह हमें सोमवार का दिन होगा। यदि 3 प्राप्त हुआ तो वह हमें मंगलवार का दिन होगा। यदि हमें 4 प्राप्त हुआ तो वहाँ बुधवार का दिन होगा। यदि हम 5 रिमाइंडर में प्राप्त कर सकते हैं तो वहाँ हमें गुरुवार का दिन होगा। यदि हम
6 प्राप्त करें तो वहाँ हमें शुक्रवार का दिन होगा। यदि दिए गए दिन में 7 से भाग देने पर हमें रिमाइंडर में 6 प्राप्त हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ शुक्रवार का दिन होगा। यदि हम 7 प्राप्त हुआ या 0 प्राप्त हुआ, यानी रिमाइंडर में 7 से भाग देने पर 7 या 0 हुआ तो वहाँ क्या होगा, शनिवार का दिन होगा। यदि हम फर्स्ट दिन रविवार को मानते हैं तो वह जल्लर्स के नियम में भी हम लगा सकते हैं, या माइकल किट के नियम से भी हम कैलेंडर के प्रश्न में सॉल्व करने में हम रविवार को फर्स्ट दिन मान सकते हैं, या क्लस्टरिंग के नियम में हम फर्स्ट दिन रविवार को मान के हल कर सकते हैं। लेकिन विषम दिन कॉन्सेप्ट से यदि हम हल करेंगे तो फर्स्ट दिन हमें सोमवार को मानना होगा। यदि हम बात करें कि इसमें दुविधा है कि फर्स्ट दिन माने तो किसको माने, लेकिन सभी अपने अपने देश में यह प्रसिद्ध दिन माना गया कि रविवार को ही हमें प्रसिद्ध दिन मानना है, तो हमें सोमवार को ही प्रसिद्ध दिन मानना है। तो अल्जीरिया में 2009 में शुक्रवार पहले बृहस्पतिवार को फर्स्ट दिन प्रसिद्ध दिन माना गया था, लेकिन अब 2009 में उसे चेंज करके शुक्रवार को फर्स्ट दिन और गुरुवार को कौन सा दिन, लास्ट का दिन माना गया है। प्रसिद्ध दिन वहाँ भी शुक्रवार को ही माना गया है पहले, जबकि वहाँ गुरुवार का ही दिन था फर्स्ट दिन, जबकि अभी वहाँ फिलहाल शुक्रवार को फर्स्ट दिन माना गया है। आप 7 दिवसीय सप्ताह में 7 दिवसीय चक्र पे बात करते हैं। यह जो 7 दिवसीय चक्र है सप्ताह का, यह कैसे काम कर रहा है इस पर हम बात करते हैं। हमेशा सोमवार के बाद मंगलवार का दिन होगा, और हमेशा मंगलवार के बाद बुधवार का दिन आएगा, और हमेशा बुधवार के बाद गुरुवार का दिन होगा, न कि बुधवार के बाद गुरुवार के बाद बुधवार आएगा, जबकि गुरुवार के बाद हमेशा शुक्रवार का दिन आएगा। यह याद समझ सकते हैं कि यानी सोमवार के बाद मंगल का दिन आएगा, न कि सोमवार के बाद रविवार का दिन आएगा, ना ही बुधवार का दिन आएगा। यह फिक्स है कि सोमवार के बाद ही मंगलवार का दिन आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार का दिन आएगा। लेकिन फर्स्ट दिन किसको माने, इस पर भी हम कैलेंडर के प्रश्न में चेंज कर सकते हैं। यदि हम रविवार को भी फर्स्ट दिन माने तो मंथ के कोड या वर्ष के कोड में चेंज करके हम फर्स्ट दिन रविवार को भी मान के कैलेंडर के प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन 7 दिवसीय चक्रीय जो है सोमवार, मंगल और बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, इस पर हम चर्चा करते हैं। सात दिवसीय चक्र यदि हम रविवार से शुरू करें, उसके बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा, उसके बाद हमें मंगलवार का दिन प्राप्त होगा, उसके बाद बुधवार का दिन प्राप्त होगा, उसके बाद गुरुवार जिसे बृहस्पतिवार कहेंगे उसका दिन प्राप्त होगा, उसके बाद शुक्रवार का दिन होगा, उसके बाद शनिवार का दिन आएगा। यदि हम रविवार से हम 2 दिन आगे जाएं तो 2 दिन, रविवार में यदि हमें 2 दिन जोड़ना पड़े तो हमें मंगलवार का दिन प्राप्त होता है। रविवार में हम यदि 2 दिन ऐड करें तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा। और यदि रविवार में हम 5 दिन घटा भी दें, यदि रविवार में 5 दिन माइनस करें तो भी कौन सा दिन होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 5 दिन यदि माइनस कर दें तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार का ही दिन प्राप्त होगा। यदि हम रविवार में 2 दिन जोड़ें या 5 दिन घटाएं तो क्या होगा, सेम डेट में प्राप्त होगा। यानी यह प्लस और यह माइनस दोनों का योग यदि 7 के बराबर है तो हमें दिन सेम डेट में होगा। यदि हम रविवार में 3 दिन जोड़ दें या रविवार में 4 दिन घटा दें तो क्या होगा, सेम डेट में प्राप्त होगा। और यदि रविवार में हम 5 दिन ऐड करना चाहें या सोमवार में हम 5 दिन जोड़ रहे हैं या सोमवार में हम 2 दिन घटा रहे हैं तो क्या होगा, हमें वह सेम डेट प्राप्त होगा। सोमवार में यदि हम 5 दिन जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा दिन होगा, शनिवार का दिन होगा। और यदि हम सोमवार में 2 दिन घटा भी दें तो हमें कौन सा दिन प्राप्त होगा, तो शनिवार का दिन प्राप्त होगा। यह बताने का यह तात्पर्य है कि यदि हमें रविवार में 5 दिन जोड़ने को कहा जाए तो हम रविवार से 2 दिन पीछे चल के हम कैलेंडर में
के प्रश्न को कुछ जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि जोड़ना 5 दिन ज़्यादा जटिल है, जबकि 2 दिन घटाना ज़्यादा ही जटिल नहीं है। यदि सोमवार में 5 दिन जोड़ें तो शनिवार का दिन प्राप्त हुआ, तो सोमवार में यदि 2 दिन घटा भी दें तो शनिवार का ही दिन प्राप्त होता है। यदि सोमवार से 6 दिन आगे जाएं या सोमवार से 1 दिन पीछे जाएं तो क्या होगा, सेम डेट में प्राप्त होगा। यदि वह रविवार का दिन होगा तो वह रविवार का दिन होगा, यदि वह सोमवार का दिन होगा तो सोमवार का दिन होगा। क्या होगा, दिन में कोई भी फेरबदल नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा। यदि हम रविवार से 4 दिन पीछे जाएं या 3 दिन आगे जाएं, क्या होगा, सेम होगा। कैसे कैसे हो सकता है, यदि हम 6 दिन जोड़ें या 1 दिन घटा दें तो क्या होगा, सेम डेट में प्राप्त होगा। यदि 5 दिन जोड़ के 2 दिन घटा दें तो क्या होगा, यदि रविवार से 6 दिन जोड़ने के बाद हमें कौन सा दिन होगा, शनिवार का दिन होगा। यदि हम 1 दिन घटा भी दें तो वह कौन सा दिन होगा, शनिवार का दिन होगा। यदि रविवार से हम 5 दिन जोड़ेंगे तो वह शुक्रवार का दिन होगा। यदि रविवार से हम 2 दिन घटा भी दें तो क्या होगा, शुक्रवार का दिन होगा। यदि हम 4 दिन जोड़ें या 3 दिन माइनस करें, क्या होगा, सेम डेट में होगा। यदि हम 3 दिन प्लस करें या 4 दिन माइनस करें तो क्या होगा, सेम डेट में होगा। और यदि हम 2 दिन जोड़ें और 5 दिन घटा दें तो यह भी क्या होगा, सेम डेट में होगा। यदि 1 दिन जोड़ें या 6 दिन घटाएं तो बात क्या है, बराबर है। यदि हम 6 और 1 का योग कितना के बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। और एक पॉजिटिव में है, एक निगेटिव में, यह भी 5 तो क्या हो गया, 7 हो गया। एक पॉजिटिव में, एक निगेटिव में। यदि पॉजिटिव निगेटिव में है और दोनों का योग 7 के बराबर है तो हम 5 दिन जोड़ने के बजाय 2 दिन घटा के भी आंसर दे सकते हैं। 4 दिन जोड़ने के बजाय हम 3 दिन घटा के भी आंसर दे सकते हैं। 6 दिन जोड़ने के बजाय हम 1 दिन घटा के भी आंसर दे सकते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो आप समझ चुके हैं कि रविवार से है यदि हम 5 दिन जोड़ें तो शुक्रवार का दिन प्राप्त होगा। यदि रविवार से हम 2 दिन घटा भी दें तो शुक्रवार का ही दिन प्राप्त होता है। तो यह जो है कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने में कुछ हमें मुश्किल नहीं होगा कि रविवार से हम 5 दिन जाएंगे आगे तो समय ज़्यादा लगेगा, जबकि रविवार से हम 2 दिन यदि माइनस कर दें तो हमें शुक्रवार का ही दिन होगा। और यह 2 दिन घटाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जबकि 5 दिन जोड़ना ज़्यादा ही मुश्किल है। और अब बात करते हैं महीना। ये जो कैलेंडर में महीना ये क्या है, इस पर हम बात करते हैं। और आप यदि विषम दिन कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट दिन कौन सा दिन होगा, सोमवार का फर्स्ट दिन होगा। और यदि आप सिकलावस के मेथड का भी प्रयोग करेंगे, वहाँ रिमाइंडर में 1 दिन प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, वह सोमवार से ही प्राप्त दिन शुरू होगा। यदि आप जेलर्स के नियम का भी प्रयोग करेंगे तो वहाँ भी हमें 1 दिन यदि रिमाइंडर में प्राप्त हो रहा है तो वह सोमवार का ही दिन होगा। तो अब हम महीना पे चर्चा करते हैं। महीना जो है क्या है, महीना 1 वर्ष में कितने महीना होता है, तो 1 वर्ष में टोटल 1 वर्ष में 12 महीना होगा। ये कौन सा कैलेंडर में, ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 वर्ष में 12 महीने का वर्ष होता है। 12 महीने का 1 वर्ष होगा तो यह जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना होगा। तो कौन कौन सा महीना हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यदि बात करें कि जनवरी दिए गए वर्ष का फर्स्ट महीना है, यदि इसे हम नव वर्ष के रूप में फर्स्ट जनवरी को मानते हैं तो यह एक क्या है,
माना गया कथन है कि ये जनवरी जो है फर्स्ट दिन ही होगा, जबकि यह जनवरी क्या है, वर्ष का 11वां महीना है और फरवरी वर्ष का 12वां महीना है। यदि हम माइकल किट या गॉस एल्गोरिथम के नियम का प्रयोग करेंगे या सी-कैलाबस के मेथड का प्रयोग करेंगे तो हमें फर्स्ट महीना के रूप में मार्च को ही मानना होगा, यानी मार्च से ही हमें फर्स्ट महीना शुरू हो रहा है और लास्ट का महीना फरवरी होगा। क्योंकि फरवरी का लास्ट का महीना क्यों होता है, यदि हम लीप वर्ष में एक दिन आगे जाएंगे तो फरवरी में एक दिन आगे जोड़ रहे हैं, और फरवरी में यदि हम 28 के बदले 29 दिन का महीना हो रहा है तो हम वह लास्ट का महीना में ही जोड़ेंगे, ना कि सेकेंड महीना में जोड़ेंगे। यदि हमें यह 11वां महीना होगा और फरवरी 12वां महीना है तो मार्च कौन सा महीना है, फर्स्ट महीना है, और जनवरी कितना दिन का एक महीना होता है, यानी 31 दिन का महीना होता है, और फरवरी हमेशा 28 या 29 दिन का महीना हो सकता है। यदि 28 दिन का महीना है तो वह कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, यानी साधारण वर्ष में 365 दिन होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। यदि 28 दिन का महीना है फरवरी तो वह हम समझ जाएंगे कि वह वर्ष जो है साधारण वर्ष है, और साधारण शताब्दी भी साधारण वर्ष होता है। पिछले वीडियो के माध्यम से हम बताए थे कि साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष पर चर्चा किए थे, और जिसके जो नियम सी-कैलाबस के द्वारा दिया गया है कि सी-कैलाबस के द्वारा बताया गया कि साधारण शताब्दी वर्ष को साधारण वर्ष की तरह हम मानेंगे और लीप शताब्दी वर्ष को हम हमेशा लीप वर्ष ही मानेंगे। तो यह किसके द्वारा दिया गया है, 1582 ईस्वी में 14 या अक्टूबर 1582 15 अक्टूबर के बीच दिया गया है कि 14 या 15 अक्टूबर में सी-कैलाबस के द्वारा साधारण शताब्दी वर्ष को साधारण वर्ष माना जाए और लीप शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष माना जाए। वर्ष में हम बताएंगे वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। लीप वर्ष जो होगा 29 फरवरी का महीना होगा, जबकि साधारण वर्ष हमेशा 28 फरवरी का मंथ होता है। यदि हम बात करें मार्च हमेशा 31 का महीना होगा, और अप्रैल हमेशा 30 का महीना होगा, मई 31 दिन का महीना होता है, जून 30 दिन का महीना होता है, जुलाई और अगस्त हमेशा 31 का महीना होता है, 31 दिन का महीना होगा, और सितंबर 30 दिन का महीना होगा। यदि हम बात करें अक्टूबर तो अक्टूबर 31 दिन का महीना होता है, और नवंबर की बात करें तो वह 30 दिन का महीना होगा, और दिसंबर हमेशा 31 दिन का महीना होता है। चेंज हो रहा है कहाँ, फरवरी में। यदि लीप वर्ष आए तो वह 29 का महीना होगा, यदि साधारण वर्ष आए तो वह कितना दिन का महीना होगा, तो 28 दिन का महीना होगा। मात्र फरवरी महीना में ही चेंज होता है, या तो 28 का महीना हो सकता है या 29 का महीना हो सकता है, और किसी भी मंथ में हम नहीं चेंज देखने को नहीं मिलता है। मार्च हमेशा 31 का महीना होता है, अप्रैल हमेशा 30 का महीना होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में कौन कौन सा दिन आएगा, या तो 28 का मंथ हो सकता है, या 29 का महीना हो सकता है, या 30 का महीना हो सकता है, या 31 का महीना हो सकता है। विषम दिन, यदि विषम दिन की बात करें, विषम दिन क्या है, यदि दिए गए दिन में यदि हम 7 से भाग दे के जो रिमाइंडर प्राप्त होता है उसे हम विषम दिन ही कहेंगे। विषम दिन दिए गए दिन में यदि 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है वह क्या होगा, विषम दिन होगा। और दिए गए वर्ष में यदि हम 7 से भाग दे रहे हैं, यदि हम 31 में 7 से भाग दे रहे हैं, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में हमेशा महीना 28 का महीना हो सकता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में हमेशा कितना दिन का महीना हो सकता है, या तो 28 दिन का महीना होगा, या 29 दिन का महीना होगा, या 30 दिन का महीना होगा, या 31 दिन का महीना होगा। यदि हम 28 दिन का महीना है तो हम इसमें यदि हम विषम दिन निकालेंगे तो 28 में हम 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करेंगे, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि फरवरी महीना में हमें विषम दिन 0 प्राप्त हुआ। यह क्या है, एक विषम दिन है। यदि 29 में हम 7 से भाग दें
तो हमें 1 प्राप्त हुआ। यह एक क्या है, विषम दिन है। यदि हम 30 में 7 से भाग दें, यह 2 प्राप्त जो हुआ यह क्या है, एक विषम दिन है। और यदि 31 दिन में हम 7 से भाग दें, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा यानी 3, यह क्या है, एक विषम दिन है। यदि दिए गए वर्ष में, दिए गए दिन में यदि 7 से भाग दे के जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वह हमें विषम दिन प्राप्त होता है। विषम दिन कॉन्सेप्ट से हम दिए गए दिन में हम 7 से भाग दे के जो दिन प्राप्त होगा, यदि हमें एक दिन प्राप्त हो रहा है तो हम बताएं कि एक दिन हमेशा सोमवार से ही शुरू होगा विषम दिन कॉन्सेप्ट में, और 2 दिन यदि प्राप्त हुआ तो वह 2 दिन क्या होगा, मंगलवार का ही दिन होगा। तो आप समझ चुके हैं कि रविवार 31 का महीना होगा, और फरवरी तो जनवरी जो है 31 का महीना होगा, फरवरी 28 या 29 का महीना होगा। 28 का महीना कब होगा, साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में हमेशा 29 का महीना होगा। और फरवरी का 29 का महीना हमेशा 4 वर्ष में होता है। यदि हम बात करें कि यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं करे तो यह नियम हमेशा सत्य है कि लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष बाद होगा। यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो यह 8 साल बाद होगा, क्योंकि साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होता है, और साधारण वर्ष हमेशा क्या होगा, 28 का फरवरी का महीना होगा। तो हमें 29 का फरवरी का महीना प्राप्त करने के लिए हमें 8 साल इंतजार करना होगा, यानी कि फरवरी का 29 का महीना यदि साधारण शताब्दी वर्ष बीच में आ जाए तो 8 साल बाद होगा, जबकि यदि साधारण शताब्दी वर्ष बीच में नहीं आए तो हमेशा 4 साल बाद हमें क्या होगा, फरवरी का 29 दिन का महीना देखने को मिल सकता है। यदि बात करें कि प्रत्येक 4 वर्ष में कितना दिन प्राप्त हो रहा है, विषम दिन, हम पिछले वीडियो के माध्यम से बताए थे कि 3 वर्ष लगातार 3 वर्ष क्या होगा, साधारण वर्ष होगा, बल्कि 1 वर्ष हमेशा लीप वर्ष के होगा, यानी 28 का महीना नहीं फरवरी बल्कि 29 का महीना होगा। तो टोटल दिन में यदि हम 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो हमें विषम दिन प्राप्त हो सकता है। यदि 4 वर्ष में यदि क्या हो जाए, बीच में साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो, साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होगा, 3 जो है साधारण वर्ष होगा, और साधारण वर्ष जो हमेशा 365 दिन का 1 वर्ष होगा, और 1 वर्ष हमेशा 366 दिन का वर्ष होगा। यानी हम यदि सभी को ऐड करके 7 से भाग दें तो कितना प्राप्त हो रहा है, 3 गुना 365 प्लस 365 प्लस 1 यानी 4 गुने 365 दिन का महीना, और एक दिन जो प्राप्त हो रहा है वह फरवरी का एक दिन प्राप्त हो रहा है। तो हमें 1460 प्लस 1 यानी 1461 प्राप्त हुआ। यदि 1461 प्रत्येक 4 वर्ष में हमें विषम दिन ज्ञात करना है तो 1461 में यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर हमेशा 5 प्राप्त होता है। यदि हमें 4 वर्ष में कितना दिन विषम दिन हुआ, यह एक विषम दिन होगा, 5 दिन विषम दिन होता है। यदि बीच में क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो, यदि साधारण शताब्दी वर्ष आए तो प्रत्येक 4 वर्ष में हमें कितना दिन का महीना होगा, 1460 ही दिन का महीना होगा, ना कि 1461 दिन का महीना होगा, क्योंकि हमेशा फरवरी 4 साल बाद आएगा, और 4 साल बाद तभी आ सकता है यदि बीच में क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो ही ऐसा हो सकता है। यदि साधारण शताब्दी वर्ष आए तो हमें फरवरी का महीना 8 साल बाद 29 का महीना देखने को मिलेगा फरवरी में, और प्रत्येक 4 वर्ष में कितना दिन विषम दिन हुआ, 5 दिन विषम दिन हुआ, और प्रत्येक वर्ष में कितना दिन विषम दिन होता है, इसके वर्ष पे अब चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में कितना दिन विषम दिन होगा। और 400 साल में भी आप समझ चुके हैं कि प्रत्येक 400 साल में हमें विषम दिन ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं 5 दिन विषम दिन होगा। इसे पुनः विस्तार से हम समझाएंगे
अभी यदि वर्ष पे हम चर्चा करेंगे तो वर्ष को हमेशा कितने भागों में बांटा गया है? वर्ष को हमेशा 2 भागों में बांटा गया है, एक साधारण वर्ष के रूप में और एक लीप वर्ष के रूप में। यदि दिया गया वर्ष, अब बात तो होगा कि वर्ष जो है इसे 2 भागों में बांटा गया है, तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष क्या है? दिया गया वर्ष यदि 4 से पूर्णतः विभाजित न हो तो वह कौन सा ईयर होगा? साधारण ईयर होगा। और यदि साधारण ईयर है तो वह कितने का महीना होगा, कितने दिन का वर्ष होगा? 365 दिन का वर्ष होगा। यानी यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे 1742 यह 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, और 1741 यह 4 से विभाजित नहीं है, तो यह हमेशा 365 दिन का महीना होगा। और यह फरवरी हमेशा क्या होगा? 28 का महीना होगा। क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष 1742 कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? जैसे हमें क्वेश्चन मिल सकता है कि 1642 कौन सा वर्ष है, या लीप वर्ष कौन सा है, या साधारण वर्ष कौन सा है? आपको अभी हम बताए कि यदि दिया गया वर्ष यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो वह कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। यदि दिया गया वर्ष हमेशा 4 से विभाजित हो तो वह लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष हमेशा 4 साल बाद आएगा। और 1642 की बात करें तो यह कौन सा ईयर होगा? इसमें यदि हम 4 से विभाजित करें तो 4 का विभाजिता का नियम है, यदि दिया गया वर्ष का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या होगा? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यदि अंतिम 2 अंक की बात करें 42 है, 42 में यदि 4 से विभाजित करें तो रिमाइंडर हमें 2 प्राप्त होता है, यानी 1642 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो यह कौन सा ईयर हो जाएगा? यह एक साधारण ईयर हो जाएगा। और साधारण ईयर होगा तो यह कितने का वो वर्ष होगा? यह 365 का वर्ष होगा। एक वर्ष में कितना दिन होगा? 365 दिन होगा, और इसमें हमेशा 28 फरवरी होगा, ना कि 29 फरवरी। 29। और लीप वर्ष कौन सा हो सकता है? यदि दिया गया वर्ष 4 से विभाजित हो, जैसे 1640, 1644, 1648, 1672, 1764, 1760, ये सब कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। दिया गया वर्ष यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। और साधारण वर्ष का परिभाषा हम बताए कि दिया गया वर्ष यदि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो वह कौन सा वर्ष होगा? एक साधारण वर्ष होगा। जैसे 1641, 1642, 1643 और 1445, ये सभी जो ईयर हैं यह एक साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष हमेशा 28 दिन का फरवरी का महीना होगा। और साधारण वर्ष में यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो वह एक साधारण वर्ष होगा। यदि दिया गया वर्ष यदि 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो वह कौन सा ईयर होगा? साधारण ईयर होगा। और साधारण वर्ष में हमेशा 28 का फरवरी होगा। फरवरी महीना कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। और इसमें टोटल दिन एक वर्ष में 365 दिन होगा। साधारण वर्ष में कितना दिन का महीना होगा? 365 दिन का महीना होगा। साधारण वर्ष में हमेशा 365 दिन का महीना होगा। और बात करें कि 365 दिन का महीना हो रहा है, 365 दिन का महीना हो रहा है एक वर्ष में, यदि वह साधारण वर्ष है तो इस पर भी हम बात करेंगे कि इसमें कितना विषम दिन प्राप्त होगा। और लीप वर्ष में आप लिख सकते हैं, यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो, यदि दिया गया वर्ष 4 से यदि पूर्णतः विभाजित हो तो वह हमेशा लीप वर्ष होगा।
शताब्दी वर्ष को छोड़कर। जैसे 100 भी 4 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन वह एक साधारण वर्ष है, क्योंकि साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी वर्ष सी कैलाबस के द्वारा दिया गया कि सी कैलाबस के द्वारा बताया गया कि साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होगा और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष में बात करें तो शताब्दी वर्ष में 400 का नियम चलेगा। यदि दिया गया वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह एक लीप शताब्दी वर्ष होगा। यदि दिया गया वर्ष हमेशा 400 से पूर्णतः विभाजित न हो तो वह साधारण शताब्दी वर्ष होगा, और साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होगा और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा। यदि लीप वर्ष में आप लिखना चाहें डेफिनेशन तो लिख सकते हैं। यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह एक लीप वर्ष होगा। यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह एक लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष की पहचान है कि दिया गया वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए और शताब्दी वर्ष को छोड़कर। और सी कैलाबस के द्वारा ही बताया गया कि शताब्दी वर्ष का नियम दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे शताब्दी वर्ष क्या है और शताब्दी वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। और सी कैलाबस के द्वारा ही तो शताब्दी वर्ष का नियम दिया गया तो 1582 ईस्वी में, और 14 अक्टूबर के बीच दिया गया है, 14 अक्टूबर 1582 ईस्वी में। आप लिख चुके हैं कि लीप वर्ष, यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह कौन सा ईयर होगा? लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष हमेशा 365 दिन का महीना होगा, और 365 दिन का महीना हो रहा, 365 दिन का वर्ष हो रहा है। और साधारण वर्ष हमेशा 365 दिन का क्या होगा? वर्ष होगा। और यदि 365 दिन का वर्ष हो रहा है, यदि हम इसे 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करें तो हमेशा 1 दिन प्राप्त होता है। यानी इसे यदि 366 दिन को यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। यानी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। कैसे आया 52 सप्ताह प्लस 1 दिन? तो हम 365 में 7 से भाग दे सकते हैं। तो यह क्या है? सप्ताह जो 7 दिवसीय चक्र है, 52 7 दिवसीय चक्र होगा, और रिमाइंडर में कितना प्राप्त होगा? 1 दिन प्राप्त होगा। और साधारण वर्ष में हमेशा 52 सप्ताह और 1 दिन प्राप्त होगा। यदि 52 सप्ताह 1 दिन प्राप्त हो रहा है और लीप वर्ष में हमेशा 52 सप्ताह और विषम दिन प्लस 2 दिन होगा। और यह जो दिन है प्लस 2 दिन और प्लस 1 दिन, यह क्या है? एक विषम दिन है। 52 सप्ताह से भाग देने पर जो प्राप्त होगा शेष, वह क्या होगा? विषम दिन होगा। तो साधारण वर्ष में हमेशा 1 दिन विषम दिन होता है, और लीप वर्ष में हमेशा 2 दिन विषम दिन होता है। तीन 365 में यदि हम 7 से भाग दें तो 52 सप्ताह का 7 दिवसीय चक्र होगा, और रिमाइंडर में जो प्राप्त होगा 1 दिन होगा। और विषम दिन का डिफिनेशन हम पहले बताए कि यदि दिया गया दिन में यदि 7 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही हमें विषम दिन होता है। और विषम दिन कितना? 365 दिन में प्राप्त होगा, तो 1 दिन विषम दिन प्राप्त होगा, और 366 दिन में हमेशा 2 दिन विषम दिन प्राप्त होता है। यदि हम बात करें कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होगा? 1 दिन, और लीप वर्ष में विषम दिन कितना होगा? 1 दिन। यदि 1 तारीख को आप यहाँ लिख सकते हैं 52 सप्ताह 1 दिन साधारण वर्ष में होगा, और 52 सप्ताह 2 दिन लीप वर्ष में होगा। क्या होगा? 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, और इसमें क्या होगा? 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। और यह क्या है? एक विषम दिन है। विषम दिन, यह भी क्या है? विषम दिन है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन। यदि हम बात करें कि 1 जनवरी 2012 को यदि सोमवार है, यदि हम बात करें 1 जनवरी 1912 1 जनवरी 1912 का वास्तविक दिन क्या होगा?
सोमवार का दिन होगा 1 जनवरी 1912 का कौन सा दिन होगा? तो सोमवार का दिन होगा। यदि हम सोमवार का दिन होगा तो 31 दिसंबर 1912 को कौन सा दिन होगा? इस पर हम बात करेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं। यह एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष का जो है वर्ष यदि साधारण वर्ष में होगा तो साधारण वर्ष 52 सप्ताह 1 दिन का होता है। यानी यदि जो 1 जनवरी का दिन होगा वही 31 दिसंबर का दिन होगा। और ऐसा क्यों होता है तो हम बात करेंगे। यदि एक तारीख को सोमवार है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो यानी बड़े में छोटे को घटा देंगे तो कितना दिन प्राप्त हुआ? 26। और 26 में यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त कितना होगा? 5 दिन। यदि हम सोमवार से 5 दिन जोड़ें या सोमवार में 5 दिन घटा दें तो हमें कौन सा दिन प्राप्त होगा? यानी हमें शनिवार का दिन प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हमें 365 सप्ताह 365 में यदि 1 दिन घटा दें तो कौन सा दिन होगा? 364। और 364 में यदि 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त कितना होगा? 0। यदि 1 तारीख को यदि साधारण वर्ष में 1 तारीख को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार का ही दिन होगा। और लीप शताब्दी वर्ष में 1 तारीख को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार का दिन होगा। इस पर आप बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो 365 दिन का कितना? 52 सप्ताह और 1 दिन होगा। और 366 दिन का वर्ष जो होगा वह 52 सप्ताह 2 दिन का होगा। और 2 दिन क्या होगा? विषम दिन होगा। अब पहले साधारण वर्ष पे बात करते हैं कि साधारण वर्ष जो है कितना दिन का वर्ष होता है। साधारण वर्ष 365 दिन का एक वर्ष होगा। और 365 में यदि हम 7 से भाग दें तो 7 दिवस से चक्र कितना होगा? 52 7 दिवस से चक्र होगा। 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। और यह जो 1 दिन है यह क्या है? विषम दिन है। यह 1 दिन क्या है? विषम दिन है। साधारण वर्ष 365 दिन का महीना हो 365 दिन का वर्ष होगा। और 365 दिन का वर्ष होगा तो यदि हम 7 से भाग दें तो 52 सप्ताह का होगा और 1 दिन होगा। यह 1 दिन क्या है? विषम दिन है। यदि 3 तारीख को सोमवार है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि 3 तारीख को सोमवार है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? यदि 3 तारीख को सोमवार है तो 27 तारीख का दिन ज्ञात करना है। तो 27 में हम 3 दिन माइनस कर देंगे। 27 में हम 3 दिन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो 24 दिन होगा। और 24 में यदि 7 दिवसीय चक्रीय पर काम करेंगे तो कितना दिन का होगा? 7 दिवसीय चक्रीय होगा। और 3 दिन क्या होगा? रिमाइंडर प्राप्त होगा। और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा 3 तारीख को यदि सोमवार है 3 दिन यदि जोड़ दें सोमवार से 3 दिन यदि जोड़ें तो मंगल बुध और गुरु, जिसे हम बृहस्पतिवार के भी नाम से जानते हैं, यह कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 तारीख को सोमवार है तो फिर 7 दिन बाद यानी 10 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार का दिन होगा। फिर 7 दिन बाद 17 तारीख को सोमवार का दिन होगा। और फिर 7 दिन बाद
24 तारीख को सोमवार का दिन होगा। पुनः यदि इसमें हम 3 दिन ऐड करेंगे तो 27 तारीख होगा, और 27 तारीख में यदि सोमवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो हमें कौन सा दिन प्राप्त होगा, गुरुवार का दिन प्राप्त होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। यदि आप निकालना चाहें तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे और 7 से भाग दे के जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह जो है दिन में ऐड कर देंगे तो हमें वह दिन प्राप्त हो जाएगा। या इसे हम एक और आसान तरीका से बताएंगे कि इसे हम जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो साधारण वर्ष हमेशा 52 सप्ताह 1 दिन का महीना होता है। यदि एक तारीख को यदि सोमवार है तो हमें 365 तारीख का दिन याद करना है, तो हमें कौन सा दिन प्राप्त होगा। यदि वह साधारण वर्ष है तो 300, यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 365 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 365 तारीख का दिन ज्ञात करना है, तो 365 में एक माइनस कर देंगे तो क्या होगा 364, और 364 में यदि 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 0। यदि वह 365 दिन का महीना हो रहा है तो 1 तारीख का जो दिन होगा वह भी आखिरी 365 तारीख का जो दिन होगा वो क्या होगा, सेम डेट में होगा। यह भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। यदि हम सोमवार में 0 दिन जोड़ें तो क्या दिन प्राप्त होगा, तो सोमवार का ही दिन प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होगा, समान होगा। यदि 1 जनवरी 1911 1 जनवरी 1911 को यदि हमें रविवार का दिन है, रविवार है 1 जनवरी 1911 का यदि हम डेट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो वह रविवार का दिन होगा, और 1 जनवरी 1911 को रविवार है तो हमें 31 दिसंबर यानी लास्ट का दिन निकालना है। 31 दिसंबर 1911 का जो हमें दिन ज्ञात करना होगा, तो यदि वह भी कौन सा दिन होगा, रविवार का दिन होगा। यानी यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है और वह फर्स्ट दिन यदि जो दिन होगा वह भी हमेशा लास्ट दिन का होगा। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। 1 जनवरी को मंगल है तो साधारण वर्ष में 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। लीप वर्ष में 1 दिन आगे हो जाएगा। इस पे हम बात करेंगे लीप वर्ष में क्यों 1 दिन आगे हो गया। यानी 366 में यदि हम 1 दिन घटा दें तो रिमाइंडर में हमें 1 दिन प्राप्त होगा, और रिमाइंडर में हमें 1 दिन प्राप्त होगा तो दिए गए दिन में यदि हमें 1 दिन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यदि वह सोमवार में है तो सोमवार में 1 दिन ऐड करेंगे तो मंगलवार का दिन होगा। यदि लीप वर्ष जैसे 1 जनवरी 1912 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1912 को मंगलवार का दिन होगा। 1 जनवरी 1900 कितना हो गया 12, यदि लीप वर्ष में होगा तो 16 को, यदि बुधवार है तो 31 दिसंबर 1916 को भी बुधवार होगा। यानी लीप वर्ष में दिया गया वर्ष यदि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन असमान होता है, और प्रथम दिन से अंतिम दिन क्या होगा, 1 दिन ज़्यादा होगा, यानी 1 दिन आगे होगा। इस पे हम बात कर लेते हैं। यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो इसका क्या होगा, प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। यदि 1 जनवरी 1911 को का दिन रविवार दिया है
और हमें पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 1911 को कौन सा दिन होगा। तो हम पहले भी समझ चुके हैं कि 1 जनवरी 1911 एक साधारण वर्ष है, और एक साधारण वर्ष है तो 31 दिसंबर 1 जनवरी के समान होगा, और 31 दिसंबर 1 जनवरी के समान होगा तो यह भी एक रविवार का ही दिन प्राप्त होगा। तो आप लीप वर्ष में अब हम बताएंगे कि लीप वर्ष में एक दिन क्यों आगे हो रहा है। यदि हम बात करें कि यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 366 तारीख को कौन सा दिन होगा। 366 में एक दिन माइनस करेंगे, 366 में एक दिन माइनस करेंगे तो 365 दिन प्राप्त हुआ, और 365 में यदि हम 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करें तो रिमाइंडर हमेशा एक दिन प्राप्त होगा, और रिमाइंडर एक दिन प्राप्त होगा। तो 1 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख से 366 तारीख पे जाएंगे तो 1 तारीख एक दिन जोड़ना पड़ेगा। यह कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा। तो हम लिख सकते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष का परिभाषा हम पहले भी बता चुके हैं। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का पहचान है, दिया गया वर्ष 4 से विभाजित है तो वह एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष जो है वह 366 दिन का एक वर्ष होता है, और 366 दिन का एक वर्ष होगा तो 1 तारीख को जो यदि सोमवार है तो 366 तारीख को मंगलवार का दिन होगा। यदि 1 तारीख को बुधवार का दिन है तो 366 तारीख को कौन सा दिन होगा, बुधवार का ही दिन होगा। आप निकाल सकते हैं एक दिन ज़्यादा करके, यानी लिख सकते हैं लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन असमान रहता है। या प्रथम दिन से एक दिन आगे अंतिम दिन होता है। प्रथम दिन और अंतिम दिन, प्रथम दिन से एक दिन आगे अंतिम दिन होगा। प्रथम दिन से एक दिन आगे अंतिम दिन होगा। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो 1 तारीख को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार का दिन होगा। यदि 1 जनवरी 1912 को यदि सोमवार का दिन है तो 31 दिसंबर 1912 को हमेशा मंगलवार का दिन होगा। एक दिन क्या होगा, आगे होगा, क्योंकि 1 तारीख को यदि सोमवार है तो 366 तारीख का दिन निकाल रहे हैं तो वह हमें विषम दिन कितना प्राप्त हो रहा है, एक दिन प्राप्त हो रहा है। और यदि एक दिन प्राप्त हो रहा है तो दिए गए दिन में एक दिन ऐड करेंगे तो हमें कौन सा दिन प्राप्त होगा, एक दिन आगे जाना होगा, और एक दिन आगे जाना होगा। तो हमेशा लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन असमान रहता है। प्रथम दिन से अंतिम दिन एक दिन आगे होता है। यह आप समझ चुके हैं। अब बात करें शताब्दी वर्ष, और लीप वर्ष में कितना दिन का होगा, फरवरी 29 का फरवरी होगा। यह हमेशा 4 वर्ष में होगा, और 4 वर्ष में कब हो सकता है, यदि बीच में साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं वर्ष। वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है, वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। एक साधारण वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, यह हम आप समझ चुके हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब बात करते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष है क्या, यदि दिया गया वर्ष 100 के मल्टीपल में होगा तो वह क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये क्या है, 100 के मल्टीपल में है। यह कौन सा वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष का पहचान है, यदि दिया गया वर्ष के अंतिम 2 अंक, यदि दिया गया वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है, 0 है, तो वह क्या है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष जो है वह क्या होगा, शताब्दी वर्ष को भी 2 भागों में बांटा गया है। शताब्दी वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है, शताब्दी वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। शताब्दी वर्ष को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक लीप शताब्दी वर्ष और एक साधारण शताब्दी वर्ष।
और शताब्दी वर्ष का नियम सी सिलेबस के द्वारा दिया गया। यह हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं और हम बता रहे हैं कि शताब्दी वर्ष का नियम का प्रयोग सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि हमें जूलियन कैलेंडर में शताब्दी वर्ष का नियम का प्रयोग किया गया है, न ही किसी और कैलेंडर में शताब्दी वर्ष का नियम का प्रयोग किया गया है। और सी सिलेबस के द्वारा ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर में 0.0075 एक वर्ष में दिन ज़्यादा ले रहे थे और उसे कम करने के लिए ही हमें शताब्दी वर्ष का नियम का प्रयोग करना पड़ा। और साधारण शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष को कितने भागों में बांटा गया? साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष, और लीप शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष कौन सा वर्ष होगा? यदि दिया गया वर्ष 400 से विभाजित न हो। यदि दिया गया वर्ष दिया गया वर्ष 400 से विभाजित न हो, तो वह कौन सा वर्ष होगा? साधारण शताब्दी वर्ष होगा। 400 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन वह 100 के मल्टीपल में होगा, तो वह कौन कौन सा वर्ष होगा? 100 और 200, 300। यदि दिए गए वर्ष में 400 से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह एक लीप शताब्दी वर्ष होगा। यदि रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, तो वह कौन सा वर्ष होगा? लीप साधारण शताब्दी वर्ष होगा। और साधारण शताब्दी वर्ष दिया गया वर्ष यदि 400 से विभाजित नहीं हो, तो वह एक साधारण शताब्दी वर्ष होगा। यदि दिया गया वर्ष 400 से विभाजित हो, तो वह एक लीप वर्ष होगा। यदि दिया गया वर्ष 400 से विभाजित हो, तो वह कौन सा वर्ष होगा? तो वह लीप शताब्दी वर्ष होगा। लीप शताब्दी वर्ष होगा। और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होता है और इसका पहचान है जैसे 400 के मल्टीपल में 400, 800, 1200। और इसमें लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा। और किसी भी शताब्दी वर्ष यदि 29 फरवरी का हो, 29 फरवरी का तभी हो सकता है वह यदि लीप शताब्दी वर्ष हो। और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा 29 फरवरी का महीना जो होगा वह फरवरी का महीना, और 29 फरवरी का दिन यदि निकालेंगे शताब्दी वर्ष में, तो वह हमेशा मंगलवार का दिन होगा। और इसमें तो 29 फरवरी आएगा ही नहीं, क्योंकि 100 क्या है? एक साधारण शताब्दी वर्ष है। और साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होता है और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होता है। तो आप समझ चुके हैं कि शताब्दी वर्ष को भी दो भागों में बांटा गया है, साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष का पहचान है यदि दिया गया वर्ष 400 से विभाजित तो नहीं हो, तो वह साधारण शताब्दी वर्ष होगा। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 400 क्या हो जाएगा? लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा, क्योंकि यह दिया गया वर्ष 400 से विभाजित है। तो यह कौन सा ईयर होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होता है, साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होता है। यह कब नियम दिया गया? 1582 ईस्वी में यह नियम दिया गया। और हम बताएंगे भी कि 1582 ईस्वी में जो यह नियम दिया गया, आगे हम बताएंगे कि शताब्दी वर्ष में जैसे 100 में कितना विषम दिन प्राप्त होगा और 200 में कितना विषम दिन प्राप्त होगा या 400 में कितना विषम दिन प्राप्त होगा। इससे हमें आसानी होगा कि यदि 1600 ईस्वी का हमें विषम दिन प्राप्त हो, ज्ञात करना हो, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 400 का मल्टीपल 1600 है और 1600 में यदि 400 में हमें विषम दिन कितना प्राप्त होगा, तो यदि 400 में हमें विषम दिन ज्ञात करेंगे और 400 में जितना प्राप्त होगा उसका मल्टीपल कर देंगे, वह हमें विषम दिन प्राप्त होगा। यदि हम बात करें तो 400 में कितना, 100 में लीप शताब्दी वर्ष में साधारण शताब्दी वर्ष, 100 में कितना लीप वर्ष होगा और 100 में कितना साधारण वर्ष होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो आगे हम समझाएंगे कि 100 में कितना शताब्दी वर्ष होगा और कितना साधारण शताब्दी वर्ष होगा और कितना 100 में कितना लीप वर्ष होगा और कितना साधारण वर्ष होगा, इस पर हम बात करेंगे। और साधारण वर्ष में हम बात कर चुके हैं कि साधारण वर्ष में विषम दिन एक वर्ष में हमेशा एक दिन प्राप्त होता है। और लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में हमेशा 52 सप्ताह और 2 दिन का महीना होता है। और 52 सप्ताह 2 दिन का महीना होगा तो वह 2 दिन हमें विषम दिन प्राप्त होगा। 100 में 24
24 स्लीप वर्ष होगा, और 24 के बाद यदि 76 प्राप्त होगा तो वह एक साधारण वर्ष होगा, और साधारण वर्ष होगा तो साधारण वर्ष में विषम दिन एक वर्ष में एक प्राप्त होगा, और 76 वर्ष में 76 प्राप्त होगा, और लीप वर्ष कितना प्राप्त हो जाएगा, 24 प्राप्त होगा। और 24 जो होगा प्रत्येक 4 साल में होता है, लेकिन 100 क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होता है, और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होता है। इस पर हम बात करेंगे। आगे हम पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि लीप शताब्दी वर्ष में 100 में कितना लीप शताब्दी वर्ष होगा, 200 में कितना लीप शताब्दी वर्ष होगा, या 300 में कितना लीप शताब्दी वर्ष होगा। इस पे हम बात करेंगे पूरा डिटेल से। हम विषम दिन कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करेंगे, और पूरा कैलेंडर में जितने भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें विषम दिन कॉन्सेप्ट से हम कैलेंडर के प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। और थोड़ा लंबा मेथड है, यह हम मानते हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी हम कैलेंडर के प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। मेथड तो हम सभी बताएंगे, जितना भी कैलेंडर शास्त्री है उन सभी मेथड का भी प्रयोग करके हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करेंगे। कैलेंडर के सभी प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। लेकिन आगे हम बताएंगे कि 100 में कितना लीप शताब्दी वर्ष होगा, इस पे हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल स्टार्ट करेंगे तो हम 100 में लीप शताब्दी वर्ष, 400 में लीप शताब्दी वर्ष, या 1900 या 2000 में कितना लीप वर्ष होगा, या विषम दिन कितना प्राप्त होगा, इस पर हम बात करेंगे, और पूरा डिटेल से हम पूरा समझेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।